नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ज्योग्राफी क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना। स्टूडेंट्स, पिछले भाग में हमने अद्वैतवादी संकल्पना के बारे में पढ़ा, जिसके अनुसार ब्रह्मांड में सौरमंडल में ग्रहों की उत्पत्ति एक ही तारे के संयोग से हुई मानी जाती है। आज हम अद्वैतवादी संकल्पना के विपरीत द्वैतारक या द्वैतवाद संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे। इसे इंग्लिश में डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। इसके अनुसार ग्रहों का निर्माण एक से अधिक, खासकर दो तारों के संयोग से हुआ माना जाता है। इस संकल्पना को बाईपेरेंटल कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। इससे संबंधित सिद्धांत है ग्रहाणु परिकल्पना, ज्वारीय परिकल्पना, द्वैतारक सिद्धांत, अंतरतारक धूल परिकल्पना और नवतारा सिद्धांत। बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस में जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना तथा ऑटो श्मिड की अंतरतारक धूल परिकल्पना है। आज हम जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ज्वारीय परिकल्पना, जिसे इंग्लिश में टाइडल हाइपोथेसिस कहते हैं, इस परिकल्पना का प्रतिपादन अंग्रेज विद्वान सर जेम्स जीन द्वारा 1919 में किया गया। 1929 में हैरोल्ड जेफरीज नामक एक विद्वान ने इस परिकल्पना में कुछ संशोधन किए, जिससे इस परिकल्पना का महत्व और अधिक बढ़ गया। इस परिकल्पना को अन्य की अपेक्षा थोड़ा अधिक समर्थन प्राप्त है। अब बात करते हैं कि इस परिकल्पना में सौरमंडल में ग्रहों के निर्माण की व्याख्या किस प्रकार से की गई है। इस परिकल्पना के अनुसार सूर्य ब्रह्मांड में पहले से ही अपनी जगह पर स्थिर था और अपनी जगह घूम रहा था। एक अन्य साथी तारा सूर्य की ओर आगे बढ़ता है। यह साथी तारा आकार और आयतन में सूर्य से बहुत अधिक बड़ा होता है, जिसके कारण साथी तारे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का प्रभाव सूर्य की बाह्य सतह पर पड़ता है। सूर्य की बाह्य सतह पर खिंचाव उत्पन्न होता है। अब हम पहले बात करते हैं कि इस परिकल्पना का नाम ज्वारीय परिकल्पना क्यों रखा गया है। देखिए, जिस प्रकार पृथ्वी की सतह पर प्रतिदिन समुद्री जल का खिंचाव होता है, जिसे आप ज्वार कहते हैं, और वह जल जब नीचे चला जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। तो ज्वार का मतलब क्या हुआ? चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण पृथ्वी के समुद्री जल का कुछ भाग ऊपर की ओर खिंच जाता है, तो उस उभार को ही हम ज्वार कहते हैं। सेम इसी प्रकार से जब सूर्य का साथी तारा उसके पास से गुजर रहा था, तो सूर्य के बाहरी भाग में खिंचाव उत्पन्न होता है। देखिए, चंद्रमा जो है वो आकार में बहुत छोटा है, जबकि जो सूर्य का साथी तारा था वो आकार में बहुत बड़ा था। तो हुआ यह कि सूर्य का बाह्य भाग जो था खींचकर एक सिगार के रूप में बाहर आ गया, और जो साथी तारा था वह अपनी दिशा में आगे बढ़ गया। अब हुआ ये कि ये जो सिगार के आकार का पदार्थ सूर्य से बाहर निकला, जिसे जेम्स ने फिलामेंट नाम दिया है, वह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। अब ये फिलामेंट सिगार के आकार में अधिक लंबा हो जाता है, जिसका मध्य का भाग अधिक मोटा और किनारों पर से ये पतला था। धीरे धीरे ये फिलामेंट ठंडा होने लगता है और उसके आकार में भी संकुचन होने लगता है, जिससे वह कई टुकड़ों में टूट जाता है तथा प्रत्येक भाग घनीभूत होकर ग्रह बनता है। इसी प्रक्रिया के अनुसार सूर्य की आकर्षण शक्ति के प्रभाव से ग्रहों पर
ज्वार उत्पन्न होने से कुछ पदार्थ अलग हो गए जो घनीभूत होकर उपग्रह बने। हेरोल्ड जेफरीज ने 1929 में ज्वारीय परिकल्पना में कुछ संशोधन किए। इनके अनुसार ब्रह्मांड में दो तारों यानी सूर्य और पास आते हुए तारे के अलावा एक और तारा था जिसे उन्होंने सूर्य का साथी तारा बताया। पास आता हुआ तारा इस साथी तारे की ही सीध में बढ़ रहा था, जिस कारण इन दोनों में टक्कर हो गई। फलस्वरूप कुछ भाग आकाश में बिखर गया। जेफरीज के इस संशोधन को मानने पर ग्रहों के परिभ्रमण संबंधी अनेक कठिनाइयाँ सुलझ जाती है। लघु ग्रह तथा उपग्रह घनीभवन की मंद प्रक्रिया के फलस्वरूप नहीं बने, बल्कि आंशिक रूप से ठोस होने तथा तरल होने के कारण शीघ्र निर्मित हो गए। गैसों के विस्तार के फलस्वरूप शीतल होने तथा बाहरी सतह से विकिरण द्वारा इन लघु ग्रहों तथा उपग्रहों में शीघ्र ही तरल केंद्र का निर्माण हो गया। इस रूप में पृथ्वी तब तक शीतल होती गई जब तक कि वह पूर्ण रूप से तरल नहीं हो गई। इसके बाद विकिरण द्वारा ऊष्मा का ह्रास होने से पृथ्वी के पदार्थ ठोस होने लगे तथा घनत्व के अनुसार उसमें विभिन्न मेखलाएं बन गई। ये सभी घटनाएं शीघ्रता से अल्प समय में घटित हुई। जेफरीज द्वारा संशोधन दिए जाने के बाद इस परिकल्पना को अधिक महत्व दिया गया। आइए अब हम बात करते हैं उन बिंदुओं की जिनके आधार पर ज्वारीय परिकल्पना की आलोचना की जाती है। कई विद्वानों का मानना है ब्रह्मांड में तारे एक दूसरे से इतनी अधिक दूरी पर स्थित हैं कि इनके मध्य पारस्परिक मुठभेड़ की संभावनाएं बहुत कम है। जिस विशाल तारे के बारे में जीन्स ने उल्लेख किया है, जिसके द्वारा सूर्य में ज्वारीय उद्भेदन उत्पन्न हुआ, वह तारा पुनः कहाँ चला गया, इस प्रश्न का समुचित उत्तर नहीं मिल पाता है। सूर्य से निःसृत पदार्थों का घनीभवन किस प्रकार हुआ, इसका उल्लेख भी जीन्स ने भली भांति नहीं किया है। और ग्रहों में कोणीय गति का आविर्भाव कैसे हुआ, इसका स्पष्टीकरण भी जीन्स देने में असफल रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज हमने जेम्स जीन की ज्वारीय परिकल्पना का अध्ययन किया। हमारा अगला टॉपिक होगा ऑटो श्मिट की अंतरतारक धूल परिकल्पना।